नमस्कार, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं और हमारे एक्सपर्ट जो है आज के हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो है मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। वेरी गुड आफ्टरनून अंशुल। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल जी तो हमेशा की तरह बिजी ही है। माइक चेक 1 2 3। माइक चेक 1 2 3। चलिए आपको बता दें कि आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। उन सवालों का जवाब आप अंशुल जैन से पाएंगे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को पोस्ट करते रहिएगा। एक नज़र बाजारों की तरफ। निफ्टी ने 25,500 का आंकड़ा पार कर दिया है और पूरे बाजार में एक अच्छा सा उत्साह देखने को मिल रहा है। दिवाली से पहले 25,505 का लेवल है। आज दिन का इंट्राडे हाई 25,519 के आसपास का रहा। वहीं सेंसेक्स में 83,000 लेवल कॉन्कर किया गया है। 57,250 लेवल बैंक निफ्टी का है और मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मार्केट्स जो है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और बोयंसी काफ़ी लग रही है। और हमें अंशुल की ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए, जब हम मंडे को मिले थे तो अंशुल ने कहा था कि मैं इस बाज़ार में शॉर्ट नहीं करूंगा और मैं इस बाज़ार को ऊपर देखता हूं। और 25,500 के लेवल अब आ चुके हैं। अब अंशुल से जानते हैं, सर 25,500 ऑन निफ्टी, अब यहाँ से क्या करना है? 57,316 यहाँ जाके बैंक निफ्टी को छोड़ देना चाहिए और बैंक निफ्टी अगर नहीं चली तो फिर निफ्टी भी चलेगी नहीं। बट समहाउ स्ट्रांग मेरी गट फील है कि बैंक निफ्टी 57,300 पे शायद नहीं रुकेगी, ये जाएगी 8,500 और निफ्टी को भी करीब करीब एटलीस्ट स्विंग हाई तो पार कराई देगी। 25,600 25,669 वाला स्विंग हाई तो पार कराई देगी। तो एक आध दिन अटकती भी है या पुल बैक भी देती है तो कोई खास अंतर आएगा नहीं। मैं मार्केट पे बुलिश हूँ। 57,316 भी आया नहीं है, वहां आने पे क्या रिएक्ट करता है उस हिसाब से आगे का डिसाइड करेंगे। मोस्ट लाइकली शो एंड होने के पहले टेस्ट कर ही लेगी। और मैं कैलकुलेट करी थी अंशुल कि अब हम करीबन 777 पॉइंट्स जो है वो दूर है निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से। तो अगर बाजार में मोमेंटम अच्छा रहा और एक पॉजिटिव खबर आ गई तो मुश्किल नहीं है कि हम रिकॉर्ड हाई जल्द छू लें, राइट? नहीं, अच्छी खबर आए ना आए, फूफा जी फिर नाराज हो जाए, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। निफ्टी 28,000 जा रही है। अच्छा, कब तक? अगर मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम जिस हिसाब से खिंचा, जैसे पिछले 3 दिन में ही खिंचा, तो निफ्टी 25,000 से 25,500 आ गई। 500 पॉइंट 3 ही दिन में चल गई। अगर मोमेंटम इसी हिसाब से खिंचा तो दिसंबर के पहले ही पकड़ लीजिए। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही हो जाए और उसके बाद हम पार्टी करेंगे, करेक्ट? पार्टी तो आप देंगे ना। हाँ, पैसा आप लोग छाप रहे हैं, हमको तो सेबी मना करके बैठी है कि जिस पे बात करते हैं उसमें काम नहीं कर सकते। सर पैसा मैं भी नहीं छाप रही, मैं भी लीगली बाउंड हूँ। तो आप जो स्टॉक के नाम लेते हैं मैं उसमें कभी भी ना इन्वेस्ट किया है ना ट्रेड किया है। सो आई ऑल्सो रेज माई हैंड्स। पर ज़रूर जब अगर आपकी कॉल्स अच्छी करेंगी तो हम पार्टी जरूर देंगे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और पहले बाजू में मेरा पेटीएम का स्कैनर यहाँ ऐसे लगवा दीजिए, जागरण बिजनेस के बाजू में ऐसे पेटीएम स्कैनर, लोग स्कैन कर करके भेजते रहेंगे पैसा। चलिए, पहला सवाल जो है वो है अनुज सिंह का। वो पूछते हैं कैनरा बैंक के बारे में। उनके पास 114 के शेयर पड़े हुए हैं, 505 शेयर है कैनरा बैंक के। अब मुझे क्या करना है बता दीजिएगा प्लीज। कैनरा बैंक तो 114 में बाई ही नहीं करना चाहिए था। कैनरा बैंक तो बाई था करीब 88 रुपए के आसपास, जहां से बाई देना स्टार्ट किया था, फिर 94 में। अब तो उसके टारगेट कंप्लीट हुए हैं। यहाँ से अगर मगर नहीं, जिस भी दिन 124 रुपए के नीचे क्लोज किया, मैं अपनी जो फैमिली अकाउंट में होल्डिंग है उसको खाली कर दूंगा, एग्जिट करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर जाऊंगा। तो 124 मेरे लिए लास्ट लाइन इन द सैंड है। इसके नीचे कैनरा बैंक का काम खत्म, फिर नई चीज ढूंढी जाएगी। ओके, अगला सवाल जो है वो है दिनेश का। वो पूछते हैं IRFC के बारे में। उनके पास 8,000 शेयर है IRFC के। उन्होंने प्राइस नहीं लिखा है कि किस प्राइस पे खरीदे हैं। 5 से 10 महीने का व्यू रखते हैं, आपसे नजरिया मांग रहे हैं। बहुत आराम से 106 मिल जाएगा और 106 अगर टूट गया तो फिर अगला टारगेट 64 रुपए के आसपास का बनता है। हाँ, 64 रुपए का बनता है। तो 106 और 64, ये दो टारगेट तो आपको 8-10 महीने में 107 रुपए 37 पैसा ये तो मिल ही जाएगा। अगर वो टूट गया तो 64 रुपए मिल जाएगा।
ओके, तो मतलब इन्हें करना क्या है फिर? अब 1.5 साल में नहीं माने तो अब क्या मानेंगे, जब बाइंग क्लाइमेक्स के बाद से बोलते आ रहा हूँ कि 80% गिर जाएगा, अभी तक नहीं निकले तो मेरे को लगता नहीं कि निकलेंगे भी। तो अगर अभी भी मेरी वही सलाह है कि रेलवे, डिफेंस, इन सब स्टॉक से जितना हो सके दूर रहें। डिफेंस में बस एक सिल्वर लाइनिंग है कि कहीं कोई युद्ध छिड़ गया तो थोड़ी बहुत बाउंस बैक तेजी आ जाएगी, अगर नहीं हुआ तो धीरे धीरे करके ये भी सब वापस नीचे आना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, अगला सवाल जो है विनोद कुमार जी का है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पे है, 350 के भाव पे उन्होंने खरीदा है, और दूसरा है मेदांता हॉस्पिटल्स, 1410 के भाव पे उन्होंने खरीदा है। दोनों पे क्या वो एवरेजिंग कर सकते हैं? आपकी क्या राय होगी? देखिए, एवरेज तो मेरे से पूछा ही मत कीजिए, क्योंकि एवरेज के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। लार्ज कैप पे तो अलग बात है, 2 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप पे तो अलग बात है, उसके नीचे एवरेजिंग जैसा कोई मतलब एटलीस्ट मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में कोई टर्म नहीं होता है। मेदांता भी अच्छा लग रहा है, ऊपर 1456 तक जा सकता है। पूरा वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे तो लगभग 12 फरवरी 2024 से अभी तक पूरा एक कप कंप्लीट करने आ रहा है 1456 तक। उसके बाद हैंडल कंप्लीट करने थोड़ा नीचे आके ऐसे राउंडिंग बॉटम बना के हैंडल कंप्लीट करेगा, फिर जब 1500 का ब्रेकआउट देगा तो 1800 से 2000 जा सकता है। आपको लास्ट टाइम भी मैं हॉस्पिटल में यथार्थ हॉस्पिटल बता गया था, तो इसमें हम लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और अब मेदांता पे फोकस आना स्टार्ट हुआ है। तो मेदांता हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में है, जब पैटर्न कंप्लीट करेगा तब देखेंगे। और 1500 के ऊपर हम काफी इसमें बुलिश आएंगे, लेकिन पैटर्न कंप्लीट होने में अभी समय है, हो सकता है 4-5 महीने और समय निकाले। तो 1500 रुपए के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठिएगा, दोबारा जब ब्रेकआउट देगा तब खरीदेंगे। अपोलो माइक्रो में मैं 16 सितंबर से आपको बताते आ रहा हूँ कि एटीआर एक्सटेंशन की चलने के बाद तुरंत निकल जाना चाहिए। 318 टूटने के बाद लॉन्ग लिक्विडेशन स्टार्ट होगी। पहला टारगेट 268 रुपए रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा 217 रुपए। तो 268 तो आ रहा है, इसके नीचे 217 भी आ सकता है। ओके, अगला सवाल है सत्यजीत दास जी का। वो पूछते हैं, मेरे पास 5000 रुपए हैं जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कहाँ करूँ? पीपीएल फार्मा या जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में डाल दीजिए, इस समय तो वही 2 लग रहे हैं चलने लायक। ओके, अगला सवाल जो है वो है राजू तिवारी जी का। वो आपको दिवाली की बधाइयाँ दे रहे हैं पहले तो, और दूसरा वो कहते हैं कि वांटेड टू चेक नेक्स्ट एक्यूमुलेशन लेवल्स विद द टाइम होराइजन फॉर एटलीस्ट 5 years। रोटो पंप्स में उनकी होल्डिंग है एट 8 रुपीज़ विद गुड क्वांटिटी का नहीं लिखा है पर गुड क्वांटिटी लिखा है। वो आपसे जानना चाहते हैं कि एक्यूमुलेशन नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है। 8 रुपए के भाव से होल्ड कर रहे हैं। देखिए, स्टॉक में क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। एक क्लाइमेटिक मूव 120 पे आई थी, उसके बाद 101 टूटने के बाद कंफर्म हुआ। 3 बार ये टूटा था। अगस्त 2024 में पुल बैक लेके दिसंबर 2024 और करंट पुल बैक जुलाई 2025, तीनों अटेम्प्ट में 101 के ऊपर सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वापस से नीचे 61 का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट 49 का है। निकल जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। ओके, और उनका मुनाफा भी अच्छा हो रहा है। 8 रुपए के भाव पे खरीदा है, और स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छे भाव पे 72 के आसपास कामकाज कर रहा है। तो अगला सवाल ले लेते हैं। वो बोलते हैं, नाम नहीं लिखा, सर्वेश्वर फूड्स के बारे में बहुत बुरा फंसा हुआ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? सर्वेश्वर फूड में स्टॉप लॉस है 5 रुपए 34 पैसे का, इसके नीचे क्लोज करता है तो एग्जिट करना है। तो उन्हें निवेशित रहना है, राइट? उसने कुछ लिखा नहीं है किस भाव पे, कितना क्वांटिटी, व्हाटएवर, लॉन्ग टर्म। जब तक 534 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। 534 का लो स्वीप किया तो दोबारा बाय देंगे, नहीं स्वीप किया तो फिर छोड़ देंगे स्टॉक को। ओके, काजल जी का सवाल है। वो पूछते हैं आधार हाउसिंग के बारे में। आधार हाउसिंग फाइनेंस, उनके पास 60 शेयर्स है @ 540, क्या करना चाहिए? आधार हाउसिंग 142 दिन का 3 बार ब्रेकआउट देके उसी के आसपास घूम रहा है। 516 ब्रेकआउट लेवल है, उसी के आसपास घूम रहा है। हर कीमत पे स्टॉप लॉस अब आपका होना चाहिए 491 क्लोजिंग बेसिस पे। अगर लॉन्ग है 491 के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगेगा
491 नहीं टूटना चाहिए। अगर 491 टूट गया तो फिर स्टॉक में 420 रुपए तक की डाउन साइड आएगी। 491 प्रोटेक्टेड रह गया तो इवेंचुअली बेस ऑन बेस बना के चलेगा, 700 750 रुपए दे देगा। पूरे प्रोसेस में 491 इज द की जो नहीं टूटना चाहिए। ओके तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करिएगा जो आपको यहाँ पे अंशुल ने समझाया है। अगला सवाल जो है वो मिथुन का है। वो पूछते हैं लेमन ट्री होटल बाई करूं क्या? लेमन ट्री पुल बैक दे रहा है। पुल बैक में भी कोई एविडेंस नहीं बना है फ्रेश बाई का, और 2-3 हफ्ते लेगा क्यों? अभी पुल बैक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 158 तक पहले नीचे आके पुल बैक कंप्लीट करना है। अभी पुल बैक कंप्लीट नहीं हुआ है। जब होगा और बुलिश एविडेंस मिलेगा तब बाई करेंगे। दीपक जी का सवाल है। वो पूछते हैं मेरे पास रेल टेल कॉप के 100 शेयर है जो मैंने 365 के प्राइस पे खरीदे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 375 शेयर्स है जो उन्होंने 72 के भाव पे खरीदे हैं। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया क्या है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्लो एंड स्टडी आपको 76 क्रॉस करके 84 मिल जाएगा, बट जितने टाइम में ये अपना टारगेट करेगा उतने टाइम में बाकी स्टॉक्स इससे ज्यादा रिटर्न दे देंगे। स्लो मूविंग काउंटर है। और रेल टेल में नीचे गैप छूटा हुआ है 308 रुपए, वो फिल करने आ सकता है। और अगर वो फिल करने के बाद बाउंस बैक नहीं किया तो फिर और लंबी डाउनसाइड इस स्टॉक में ओपन हो सकती है, करीब करीब 263 रुपए तक की। तो फिलहाल पकड़िए कि 308 का गैप फिल करने प्रिसाइसली 262 रुपए के आसपास आ सकता है। अगला सवाल जो है वो मिथुन का ही है। वो पूछते हैं मझगांव डॉक के बारे में। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और लेमन ट्री तो हो गया, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स पे आप बाय करने की सलाह देंगे या नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। नीचे 2776 टूटता है तो फिर सेल कर सकते हैं। ओके 2400 रुपए के आसपास है। और अगर ये गैप फिल होता है तो ये अपने आप में और नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद 1940 तक का भी टारगेट खुल सकता है। तो मैं एकदम भी बुलिश नहीं हूँ स्टॉक पे। अगला सवाल जो है वो नाम नहीं लिखा, स्प्राइट एग्रो लिमिटेड क्या करे? स्प्राइट एग्रो लिमिटेड ₹1 कुछ पैसे का स्टॉक है आई गेस। ये तो मिल ही नहीं रहा है। स्प्राइट SPRIDES स्प्राइट SPRIGHTAGRO ₹1.11। I don't know why people dabble in such stocks. 118 करोड़ का मार्केट कैप है। जून क्वार्टर में 17% सेल्स बढ़ी है, 37% EPS बढ़ी है। बट स्टॉक क्लियर पंप एंड डंप है। आप मैक्स कर लीजिए तो आपको दिख जाएगा। ये स्टॉक जहां से लिस्टिंग हुई थी वहां से सीधा गया लिस्टिंग के बाद 14 रुपए से 44 रुपए, और 44 रुपए से सीधा डंप होते होते आ रहा है। स्टॉक को तो अपनी वॉच लिस्ट से ही हटा देना चाहिए। ग्रेट। इमरान खान का सवाल है। वो पूछते हैं LG में 2 लॉट मिले हुए हैं, प्लीज क्या करें? और लिस्टिंग डे लो 1650 मेजर सपोर्ट है। ये टूटा तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो टूटने पे एग्जिट कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस वही रहेगा 1650। अच्छा अंशुल, आज की 2 लिस्टिंग्स धुआंधार हुई है। एक है रूबिकॉन रिसर्च और दूसरा है कैनरा रोबेको AMC। इन दोनों ही स्टॉक्स पे क्या रणनीति होनी चाहिए? दोनों में ही एक बार प्रॉफिट बुक करके, अगर आपको इस IPO वाले काम में करना ही है तो टाटा कैपिटल ने IPO का हाई तोड़ा है। तो एक पंटिंग ट्रेड अगर किसी को माननी है तो IPO का हाई था 333, उसका ब्रेकआउट दे रहा है तो स्टॉप लॉस ले लीजिए। 330 गया तो 4 4.5 रुपए, आया तो 20 रुपए आराम से आ सकता है। तो अगर वो 4-5 रुपए की रिस्क लेके आप प्ले कर सकते हैं तो टाटा कैपिटल प्ले कर लीजिए। इन दोनों स्टॉक्स का क्या करना है जो आज लिस्ट हुए हैं? प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कीजिए। ओके अगला सवाल जो है वो है आई थिंक दिस स्पैम आरती जैन का। वो पूछते हैं उनके पास 1000 शेयर है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के, 201 के भाव पे खरीदे हैं। व्हाट कैन द टारगेट बी फॉर 1 मंथ? 1 महीने के लिए क्या टारगेट हो सकता है? अगर मार्केट ठीक रहा तो 210 रुपए मिल जाएगा, वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा। Hey, take a look. और बैंक निफ्टी का